सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रिया सिंह आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपको व्याकरण पाठ 1 भाषा और व्याकरण समझाने आई हूँ। हम पहले समझेंगे भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है। कभी बातचीत संपर्क के द्वारा स्थापित करता है तो कभी पत्र लिखकर। ये भाषा के मौखिक और लिखित रूप है। बच्चों, मैं आपको यह समझाऊंगी कि जो भाषा है वो मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। जब मनुष्य के मन में कोई विचार आता है और कोई भाव आता है तो उसको प्रकट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम ही क्या है? भाषा। जब हम बोलकर और अगला उसे सुनकर समझता है, जब हम लिखते हैं और अगला उसे पढ़कर समझता है, इसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा भास धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी मनुष्य अपनी बात को कहने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्य अपने मुख से बोलता है और मुख से जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। उनमें एक निश्चित नियम होते हैं, निश्चित क्रम होता है और निश्चित व्यवस्था होती है और उसमें सार्थक शब्दों का चयन किया जाता है। इन सार्थक शब्दों के साथ साथ निरर्थक शब्दों को हम इन भाषा के 2 रूप है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहले हम मौखिक भाषा की ओर आते हैं। मौखिक अर्थात जब हम बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैंने अभी बोला और आपने सुना। बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे मुझे अभी आपको आज्ञा देनी है, बेटा आप लिखिए। अब मैंने आपको आज्ञा दिया, आपने उसे सुना और उसका पालन किया। मैंने शिष्टाचार की कुछ लाइनें बताई, आपने उसे समझा। ये मेरा भाव था कि मैं अपने भाव को आप तक लेकर जाऊं और आपने उसे सुना और समझा। इसे ही हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे किसी राजनेता द्वारा भाषण का देना, इसमें वक्ता और श्रोता होते हैं। ठीक है। इसके बाद हुआ जैसे समाचार का सुनना, भाषण का देना, वाद विवाद प्रतियोगिता और ऐसे ही जैसे टेलीफोन पर बातें करना। तो ये इसमें बोलना और सुनना मुख्य रूप से शामिल है। ये शब्द के मौलिक रूप है अर्थात मूल रूप है। दूसरा है लिखित रूप। जब हम लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और कोई उसे पढ़कर उसे समझता है तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे ये पुस्तक, यह एक लिखित भाषा है। हमारे वेद और पुराण ये भी लिखित भाषा है। इसके अतिरिक्त तार, इसके बाद किसी भी समाचार पत्र का पढ़ना और किसी भी प्रकार के जो न्यूज़पेपर में हेडिंग होता है या न्यूज़ पे चलने वाली हेडिंग्स, ये भी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अर्थात पढ़ना और सुनना लिखित भाषा के उदाहरण हैं। बच्चों, हमारे देश में 29 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। जो हमारे संविधान है उसमें 22 राज्यों में अलग भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे हिंदी, मलयालम, बांग्ला, असमिया, तेलुगु, कश्मीरी, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, डोंगरी, मराठी, बोडो, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, कोंकणी, संथाली, मैथिली, उड़िया, नेपाली, उर्दू और मणिपुरी। ये हमारे राष्ट्र की भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी भाषाओं को भी हमारे देश में बोली और समझी जाती है। जैसे अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मनी, जापानी, चीनी, रूसी, संस्कृत और हिंदी। प्रत्येक भाषा को बोलने और लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह अंकित किए गए हैं जिसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, उसकी लिपि है देवनागरी। दूसरी भाषा है संस्कृत, उसकी लिपि है देवनागरी। मराठी, इसकी भी लिपि है देवनागरी। पंजाबी, जिसकी लिपि है गुरुमुखी। उर्दू, जिसकी लिपि है फारसी। अंग्रेजी, जिसकी लिपि है रोमन। बच्चों, अभी मैंने आपको लिपि के बारे में बताया। जब हम हिंदी लिखते हैं तो हिंदी को भी लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह की आवश्यकता होती है। जिन चिन्हों को हम अंकित करते हैं इसे ही हम लिपि कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं
उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। अब हम आते हैं व्याकरण की ओर। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना सिखाता है। हमारी पुस्तिका में चित्र दिया हुआ है, मोर नाच रही है। मोर नाच रही है शब्द यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, जिसमें हम सही क्या लिखेंगे? मोर नाच रहा है। अजय मेरे को भी चलना मांगता है। यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा अजय मैं भी चलना चाहता हूँ। अर्थात ये दोनों वाक्य जो हैं अब शुद्ध हुए। अब हम समझेंगे कि व्याकरण से वाक्य को शुद्ध रूप से होने का पता चलता है कि किस प्रकार हम व्याकरण का ज्ञान अर्जित करके वाक्य को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण में 3 बातों पर विचार किया जाता है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण के अंतर्गत स्वर और व्यंजन, शब्द के अंतर्गत हम किसी भी शब्दों को अर्थात वर्ण जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और वाक्य में शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं। बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको फ़ोटो खींचकर भेज दूंगी, जिसे आप कंप्लीट कर लेंगे। और अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सअप कर लें और फ़ोन कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।